बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट है वो है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बी केमिकल फोर्सेस। देखिए इसमें हम जो है सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप लोगों को समझा दे रहे हैं ताकि आप, और ये भी बताएंगे आप लोगों को कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, और ताकि आपको आपके नंबर जो है अच्छे आए और आपका पेपर अच्छा हो, आपके नंबर अच्छे आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं डायपोल मूवमेंट। तो देखिए डायपोल मूवमेंट क्या है। अब देखिए आपको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कॉपी में लिख देंगे तो बहुत ज्यादा नंबर मिल जाएगा। आपको जो भी चीज लिखे वो सही लिखें और एग्जैक्ट लिखें ताकि आपका नंबर ज्यादा से ज्यादा है। तो देखिए हमें डायपोल मूवमेंट में क्या लिखना है। देखिए डायपोल मूवमेंट क्या होता है यहाँ पे समझ लेते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है। अब क्यू जो है यहाँ पे म्यू हो गया आपका डायपोल मूवमेंट हो गया, है ना, और जो आपका Q हो गया वो इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, और जो D हो गया वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया या फिर बॉन्ड लेंथ हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे, देखिए H और Cl है तो HCl पोलर है, इलेक्ट्रॉन Cl खींचेगा, यहाँ पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा और H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए ये आपका इस पे चार्ज Q हो गया है, इलेक्ट्रिक चार्ज Q हो गया, और इसके बीच इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आपका D हो गया, या जो आपका बॉन्ड लेंथ है वो D हो गया, है ना। तो ये Q और D का प्रोडक्ट ही यानी डायपोल मूवमेंट म्यू कहलाता है। यानी द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एंड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड डायपोल मूवमेंट। ठीक है, तो ये तो डायपोल मूवमेंट होगा, इतना आप लिख देंगे, और म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी लिख के इसके म्यू को लिख देंगे। डायपोल मूवमेंट होता है, क्यू चार्ज हो गया, डी क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, है ना। अब देखिए इसमें क्या लिख देना, इट इज मेजर्ड इन डी बाई, है ना, ये इसका यूनिट हो गया। तो इसको हम किस में मेजर करते हैं, डी बाई से, एंड इंडिकेटेड बाय दिस टाइप एरो। तो यहाँ पे हम इस तरह एरो बना देंगे जहां पे ये आपका क्या होगा, ये आपका हेड होगा और ये इसका टेल होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका हेड जो होगा यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन किधर डिस्प्लेस हो रहा है, यानी पार्शियल निगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हम इसमें देख लेते हैं और क्या क्या लिखना है हमें। अब इसका हम एप्लीकेशन लिख देंगे। एप्लीकेशन क्या है, देखिए बहुत हम आसान शब्दों में जल्दी से समझा दे रहे हैं। इट इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो हम क्या करते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके ज्योमेट्री को हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे हमारा CO2 है, अब CO2 का डायपोल मूवमेंट जो है 0 है, तो डायपोल मूवमेंट 0 तभी होगा जब उसका शेप कैसा होगा, लीनियर। अब देखिए लीनियर में क्या होता है, जैसे एक इधर C डबल बॉन्ड हो तो एक बॉन्ड के लिए डायपोल ये हो गया, है ना, और दूसरे बॉन्ड के लिए डायपोल ये हो गया। अब देखिए दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों का मैग्नीट्यूड एक जैसा है, तो इसका इस बॉन्ड का डायपोल इस बॉन्ड के डायपोल से कैंसिल हो जाएगा, यानी म्यू हो जाएगा आपका 0। डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो इसका मतलब CO2 कैसा होगा, लीनियर होगा। इसी तरह NH3 मॉलिक्यूल क्या है, पिरामिडल है। अब इसका क्या है, पिरामिडल है, तो यहाँ पे देखिए एक बॉन्ड का डायपोल ये हो गया, एक बॉन्ड का डायपोल ये हो गया, एक बॉन्ड का डायपोल ये हो गया। तो तीनों बॉन्ड का जो डायपोल्स है वो सब एक ही डायरेक्शन में, तो तीनों का डायपोल एडिशन हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, इसका डायपोल जो है मूवमेंट 0 नहीं होगा। अब ये अगर ये प्लेनर होता है तो डायपोल मूवमेंट 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पे डायपोल मूवमेंट या पिरामिडल के कारण ही डायपोल मूवमेंट क्या है, इसमें है। ठीक है, इसी तरह देखिए ये आपका CH4 होता है टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल जो भी आपके मॉलिक्यूल होंगे सिमेट्रिकल टेट्रा, चारों ग्रुप सेम हो, है ना, चारों ग्रुप सेम हो, तो उसका जो है आपका डायपोल मूवमेंट जो होगा वो हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। डायपोल मूवमेंट कितना होगा, ये आपका होगा 0। क्यों, तो डायपोल मूवमेंट यहाँ पे 0 होगा, तो कोई भी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है और अगर सारे ग्रुप्स एक समान है तो उसका डायपोल मूवमेंट क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है आपका सिस 2 ब्यूटेन। अब देखिए इसका डायपोल इधर आ रहा है, इसका डायपोल इधर आ रहा है। ठीक है, अब दोनों का डायपोल का डायरेक्शन एक जैसे है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एडिशन, तो इसका डायपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा। लेकिन अगर इसका ट्रांस का देखें हम
तो ट्रांस का डायपोल क्या हो गया आपका, जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और जो है सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो इसका मतलब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और इसका डायपोल मोमेंट हो जाएगा 0। तो इस तरह हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड कर सकते हैं कि उसका मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या होगा डायपोल मोमेंट से। और देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। हम ये बता सकते हैं मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं। जैसे आपका HF है, अब ये पार्शियल निगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इधर पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ पे डायपोल आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। इसी तरह H और Cl भी क्या है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है। तो डायपोल मूवमेंट, यहाँ डायपोल मूवमेंट है इसलिए मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर होगा। डायटोमिक मॉलिक्यूल, जितने भी डायटोमिक हेटेरो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, सभी पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। और हम इसमें क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, इट इज यूज्ड इन डिटरमिनेशन ऑफ परसेंट आयनिक कैरेक्टर, यानी किसी मॉलिक्यूल में परसेंट आयनिक कैरेक्टर या आयनिक कैरेक्टर का परसेंट कितना है, अगर हमें म्यू पता है तो यानी डायपोल मूवमेंट पता है तो हम फाइंड कर सकते हैं। ये होता क्या है, ऑब्जर्व म्यू अपॉन थ्योरेटिकल म्यू इनटू 100। तो अगर आपको ऑब्जर्व वैल्यू जो म्यू का है और अपॉन जो थ्योरेटिकल वैल्यू आता है उससे आप यानी डिवाइड कर दें और इनटू 100 कर दें तो आपका परसेंट आयनिक कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, डायपोल मूवमेंट को इतने पॉइंट्स में समराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है सेकेंड टॉपिक, रेजोनेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रेजोनेंस क्या है, देखिए किसी भी कंपाउंड्स के जो हम कई सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग से उसके फिक्स्ड एटॉमिक स्केलेटन पे, तो उस जिस मेथड से बनाते हैं उसी मेथड को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। यानी द मेथड बाय व्हिच नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स रिजल्ट बाय द शिफ्टिंग ऑफ pi electrons over a fixed atomic skeleton is called resonance। तो वो क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय डबल हेडेड एरो, और इसको किससे डिनोट करते हैं, डबल हेडेड एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका एग्जांपल हम एक देख ले रहे हैं। अब एग्जांपल में देखिए बेंजीन है। अब बेंजीन का एक फिक्स्ड एटॉमिक स्केलेटन होगा, तो यहाँ पे क्या है कि ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है, इधर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये डीलोकेलाइज होंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ, और जहां डबल बॉन्ड था वहां सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड था सिंगल। तो ये आपको क्या मिल गया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, ये होते हैं हाइपोथेटिकल, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइन कर दें तो जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो होगा रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड ही क्या होता है, रियल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इस तरह ये क्या हो गया, रेजोनेंस आपको समझ में आ गया। वो मेथड जिससे हम क्या करते हैं, फिक्स्ड एटॉमिक स्केलेटन जो मॉलिक्यूल का होता है उस पे पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से जो हमें कई सारे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, उसी मेथड को हम बोलते हैं रेजोनेंस। इतना आपको लिखना है और लिख दीजिएगा। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल यानी इंडिकेट करते हैं डबल हेडेड एरो से। एग्जाम्पल लिख दीजिएगा इस तरह। अब ये आप लिख दीजिएगा, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं हाइपोथेटिकल यानी इमेजिनरी होते हैं, और जो सभी का कंबाइंड स्ट्रक्चर जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, रियल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रेजोनेंस। अब देखिए इसमें और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो फजांस रूल है ना। फजांस रूल से और क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फजांस रूल क्या है, ये सारे रूल को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, फजांस रूल्स, है ना। तो देखिए स्मॉलर द पॉजिटिव आयन ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिंग पावर एंड वाइस वर्सा, है ना। तो देखिए जो पॉजिटिव आयन जितना छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, है ना। जैसे हम यहाँ पे समझ लें, जैसे हमारे पास एक क्या है, छोटा सा कैटायन है, अब इसके पास क्या है, एनायन आ रहा है, ठीक है। और एक हमारा है बड़ा सा कैटायन और इसके पास एनायन आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर जो छोटा कैटायन होगा तो वो जो एनायन है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, है ना, ज्यादा इसको डिस्टॉर्ट करेगा निगेटिव आयन को। तो इसका मतलब इसकी जो छोटा स्मॉल कैटायन है इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। अब ये बड़ा सा कैटायन है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा नहीं यानी कम खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, है ना, इसके निगेटिव आयन को। तो इसका मतलब इसकी पोलराइजिंग पावर कम हो गई। तो जितना ज्यादा आपका छोटा कैटायन होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, ठीक है। और दूसरा बात क्या हुआ, यानी
greater the number of positive charges of a cation, greater is its polarizing power। यानी कोई भी अगर पॉजिटिव यानी कैटायन है उस पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो जैसे आपके पास क्या है Fe2+ और Fe3+ है ना। अब इस पे 3+ पे चार्ज ज्यादा है तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, और इस पे Fe2+ पे चार्जेस यानी पॉजिटिव चार्ज कम है तो इसकी पोलराइजिंग पावर कम होगी। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है, कोई भी कैटायन जिसके बैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है ना, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी ऐसे कैटायन जिनके बैलेंस सेल में केवल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, तो जैसे आपका क्या होता है, हमारे पास जैसे Ag+ है ना, और K+ है, तो Ag+ के बैलेंस सेल में जो है यहाँ पे इसके बैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स है ना, जबकि K+ के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो जिस भी कैटायन के बैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। यानी a cation have 18 electrons in its valence cell have greater polarizing power than the cation which have 8 electrons in its valence cell। तो आपको समझ में आ गया, जिसके बैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, जिसके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन उसकी पोलराइजिंग पावर कम। अब हम आते हैं निगेटिव आयन के बारे में, यानी आपका जो 4 नंबर रूल है, यानी स्मॉलर द निगेटिव आयन लोअर इज इट्स पोलराइजिबिलिटी। तो आपका कोई भी छोटा सा एनायन है ना, तो देखिए यहाँ पे कोई छोटा एनायन है और यहाँ पे कैटायन है ना। अब जो छोटा एनायन होगा और दूसरा क्या है ये कैटायन और बड़ा एनायन है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो छोटा एनायन होगा ये बहुत कम डिस्टॉर्ट होगा, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये कैटायन ज्यादा नहीं खींच पाएगा, इसका मतलब इसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, है ना। लेकिन यहाँ पे जो छोटा ये कैटायन है बड़ा एनायन हो गया तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को, बड़े एनायन के इलेक्ट्रॉन को ये बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींच लेगा। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होंगे, है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेगा, इसलिए इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो कोई भी कैटायन जो है, सॉरी कोई भी एनायन छोटा है तो पोलराइजेबिलिटी उसकी जो है आपकी कम होगी, और अगर कोई एनायन बड़ा है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह आपका हो गया, ये हो गया, है ना। अब उसके बाद क्या आता है एनायन के बारे में, कोई भी एनायन जिसपे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास है यहाँ पे O- और O2- है ना, तो O2- पे चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज इस पे कम है, तो इसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी पोलराइजेबिलिटी कम होगी। समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब पोलराइजिंग पावर जो होता है वो कैटायन से संबंधित है, और पोलराइजेबिलिटी जो है वो किससे संबंधित है, एनायन से संबंधित है। तो ये इसका मतलब आपको ये समझ में आया होगा कैटायन के बारे में। छोटा कैटायन ज्यादा पोलराइजिंग पावर, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कैटायन पे ज्यादा पोलराइजिंग पावर, और 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर कैटायन में तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा। अब इसी तरह एनायन के बारे में, कोई एनायन छोटा होगा तो उसकी पोलराइजेबिलिटी कम होगी, कोई एनायन बड़ा होगा पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, कोई एनायन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब हो गया क्या, अब उसमें हो गया ये आपका फजांस रूल हो गया। ठीक है, अब देखिए इससे एक बहुत इस तरह क्वेश्चन आता है कि इसका देखिए एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन ये है कि हम इसमें ये बता सकते हैं कोई भी जो कंपाउंड है उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है या कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। जितना ज्यादा आपका क्या होगा पोलराइजेबिलिटी या फिर पोलराइजिंग पावर कैटायन का ज्यादा होगा, तो उसके हिसाब से हम यहाँ बता सकते हैं कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा या फिर कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं। इन द फॉलोइंग पेयर्स which have high value of covalent character, तो ये सारे कंपाउंड्स हैं, तो इसमें सब ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास हम एक कंपाउंड ले लें, हम यहाँ ले लें LiF, ठीक है, और ले लें Li आपका यहाँ पे Cl, ठीक है, और एक LiF ले लेते हैं। अब LiF में देखो यहाँ पे क्या है, LiF और LiCl। अब यहाँ पे Li+ है और Li+, Cf- और Cl-। अब देखिए यहाँ पे क्या है, Li+ दोनों में कॉमन है,
Li प्लस क्या है, कॉमन है। इसमें Cl, ये एनायन बड़ा है ना, ये एनायन छोटा है, M माइनस छोटा, ये बड़ा, तो इसके इलेक्ट्रॉन को Li प्लस ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ, है ना, और यहाँ पे ये ज्यादा नहीं खींच पाएगा, यानी इसकी F माइनस की पोलराइजेबिलिटी कम है और यहाँ Cl माइनस की पोलराइजेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो अगर कहीं भी कंपाउंड में क्या हो, अगर जो है एनायन जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, क्यों, जब पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा और यहाँ पे दो एटम के भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यानी कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो निगेटिव आयन जितना ज्यादा बड़ा होगा यानी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। यहाँ छोटा है, पोलराइजेबिलिटी कम है माइनस का, तो इसलिए ज्यादा पोलराइजेबल नहीं होगा, इसलिए इसकी जो है आपके कोवैलेंट कैरेक्टर कम होगी और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। इसी तरह आपको देखिए, अगर हमारे पास Li Cl है और NaCl है, ठीक है, तो यहाँ पे Li प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, तो जब निगेटिव आयन कॉमन हो जाए तो आपको कैटायन को देख लेना होगा। अब जिसमें कैटायन जो है क्या होगा, छोटा होगा, जो कैटायन छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन जैसे आपका छोटा कैटायन है, इलेक्ट्रॉन्स को, निगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींच रहा है अपनी तरफ, तो यानी दो जो न्यूक्लियस है दोनों एटम के, उनके बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यानी कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा छोटा कैटायन होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम इसमें पहला देख ले रहे हैं। अब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और जिंक सल्फाइड है, तो जिंक यहाँ पे कॉमन है, इसको हमें देखना नहीं है, अब हमें एनायन देखना है। तो एनायन में यहाँ पे O2 माइनस है, यहाँ S2 माइनस है, ठीक है। तो S2 माइनस यहाँ पे लार्ज है, अब जो भी लार्ज एनायन होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी और कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो किसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, यानी जिंक सल्फाइड का कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और आयनिक कैरेक्टर जिंक ऑक्साइड में ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये यानी कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, जिंक सल्फाइड में, क्योंकि सल्फाइड जो आयन है इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। अब इसी तरह हम देख रहे हैं LiCl और KCl में, तो LiCl और KCl में देखो, यहाँ Cl कॉमन हो गए, Cl को अब देखना नहीं है, तो यहाँ पे Li प्लस है और यहाँ K प्लस है, ठीक है। तो Li प्लस छोटा होता है और जो भी कैटायन छोटा होता है अगर किसी कंपाउंड में, तो उसके कंपाउंड में जो है कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, ज्यादा छोटा कैटायन उसके कंपाउंड में ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर। तो कौन सा ज्यादा कोवैलेंट होगा, कौन सा, यानी ये होगा LiCl मोर कोवैलेंट देन KCl होगा, ठीक है। इसी तरह देखो यहाँ पे अब हम आ जाते हैं KCl और AgCl में, तो KCl में यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl, तो Cl को अब हमें देखना नहीं, केवल कैटायन अलग ही इनको देखना है। तो यहाँ पे K प्लस, यहाँ पे Ag प्लस। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया था Ag प्लस के बैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और K प्लस के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब जिसकी कैटायन की साइज छोटी यानी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। इसी तरह जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी और उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो इसका मतलब किसका, यहाँ पे AgCl का कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि इसके Ag प्लस में 18 इलेक्ट्रॉन्स है और उनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। इसी तरह हम फोर्थ नंबर में देख लेते हैं CCl4, तो CCl4 में कार्बन पे 4 प्लस है और इस पे बोरान पे 3 प्लस है, तो जिस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे 4 प्लस है, यहाँ पे 3 प्लस है, तो आपका क्या हो गया, CCl4 इज मोर कोवैलेंट देन BCl3। तो इस तरह आपको देखना है, किसी भी कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है किसी कंपाउंड में तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। और इसी तरह अगर एनायन डिफर कर रहे हैं तो जिस भी एनायन की साइज बड़ी है उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी और कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह हम ये देख सकते हैं किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है या फिर किसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक ले रहे हैं यहाँ पे लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो ये देखिए लैटिस एनर्जी क्या है, यहाँ पे हमें समझना है। देखिए जब कोई 1 मोल यानी 1 मोल आयनिक सॉलिड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से बनता है और जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, लैटिस एनर्जी, यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन
1 mole of ionic solid is formed from its constituent ions each called lattice एनर्जी। यानी कोई एक मोल अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, कोई एक मोल आयनिक सॉलिड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से मिलकर के बने और जो एनर्जी रिलीज हो उसी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, Na प्लस है, ये आपका आयन है यानी गैसियस स्टेट में, और Cl माइनस है, ये आपका आयन है ना। अब ये दोनों मिल जाए तो बन जाएगा 1 मोल NaCl सॉलिड, है ना, और रिलीज होगी यहाँ पे एनर्जी। अब इस एनर्जी को ही हम क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी, और इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, U से, और ये इसका साइन होता है हमेशा माइनस, है ना। तो माइनस साइन क्या दर्शाता है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बॉर्न-हैबर साइकिल हम समझ लेते हैं। अब देखिए बॉर्न-हैबर साइकिल में क्या होता है, हम देखते हैं NaCl 1 स्टेप में कैसे बनता है और ये फिर कई सारे स्टेप में कैसे बनता है। तो देखिए 1 स्टेप में यहाँ पे देखिए कैसे बन सकता है। Na जो आपका सॉलिड है, Cl2 हाफ Cl2 से, यानी ये आपका Cl आपका एटम है। अब ये दोनों आपस में क्या करूं, मिल जाए, है ना, और ये आपका NaCl बना ले। ठीक है, तो NaCl बनाएगा यानी ये आपका यहाँ पे सॉलिड बन गया NaCl। ठीक है, तो ये सिंगल स्टेप में हुआ। तो ये अब क्या हुआ, एक रिएक्शन हुआ, रिएक्शन में NaCl बना, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी -Q होगा, इसे बोलेंगे हम हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका हीट ऑफ रिएक्शन हो गया, यानी जो रिएक्शन में क्या हुआ, Na और Cl जुड़ करके NaCl बनाए जो है, तो इसे बोलेंगे हम, एक रिएक्शन को जो एनर्जी रिलीज होगा उसे हीट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। तो ये तो सिंगल स्टेप प्रोसेस हो गया। अब देखिए ये 5 स्टेप प्रोसेस एक हो रहा है, कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले Na जो आपका क्या होगा, Na आपका एटम में कन्वर्ट होगा, गैसियस स्टेट, सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सॉलिड से गैस में जाने के प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं, और जो एनर्जी यहाँ पे लगेगी तो ये प्लस हो गया। ठीक है, तो प्लस एनर्जी यहाँ लगा आपका, तो ये आपका सब्लिमेशन एनर्जी कहलाएगा। तो ये आपका सोडियम गैसियस स्टेट में चला जाएगा। इधर क्या है, जो Cl2 मॉलिक्यूल है ना, वो ब्रेक होगा। अब ब्रेक होगा तो क्या होगा, Cl गैसियस एटम में कन्वर्ट होगा। अब ये आपका बॉन्ड यहाँ टूटेगा, तो आप बॉन्ड टूटे को डिसोसिएशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाफ Cl2 है, एक Cl एटम है। ठीक है, तो इसके लिए एक एटम के लिए क्या होगा, हाफ D, मतलब आपका डिसोसिएशन एनर्जी, है ना। अब चूंकि बॉन्ड तोड़ने में भी एनर्जी लगेगी तो यहाँ पे प्लस हो गया साइन। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, देखिए अगला स्टेप, ये सोडियम जो है आपका क्या होगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, और निकलेगा तो Na+G स्टेट में बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस आयोनाइजेशन कहलाता है, तो एनर्जी इसमें लगती है, तो इसका साइन कैसे होगा, +I का मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, इतनी एनर्जी यहाँ पे लग गई। ठीक है, उसके बाद इधर क्या होगा, Cl जो गैसियस स्टेट में है, इससे एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा और बनेगा क्या, Cl-, है ना। अब देखिए Cl- बनेगा, लेकिन ये आपका है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन जुड़ने को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, तो ये इसका साइन कैसा होगा, माइनस साइन होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। अब इधर Na+ बन गया, इधर Cl- बन गया। अब ये दोनों जुड़ेंगे, यानी अब Na+ और Cl- गैसियस स्टेट, दो आयंस आपस में जुड़ के बना लेंगे NaCl। तो क्या हुआ, अब ये आयंस जुड़ के सॉलिड में कन्वर्ट, तो ये 1 मोल NaCl बना अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से, तो इसी को बोलेंगे हम लैटिस एनर्जी U। अब चूंकि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी तो इसे क्या बोलेंगे, -U, यानी इसका साइन निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए इसको हम कैसे जो है एनर्जी को, लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो एक हेस लॉ होता है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी प्रोसेस 1 स्टेप में हो या फिर कई सारे स्टेप में हो, उसमें एनर्जी चेंज हमेशा सेम होगा। तो अब देखिए ये सिंगल स्टेप प्रोसेस हो गया आपका, और ये 5 स्टेप में हुआ। फर्स्ट आपका हो गया, सेकेंड, और ये आपका यहाँ पे थर्ड, है ना, और ये आपका फोर्थ, और ये आपका फिफ्थ। तो 5th स्टेप में हुआ, तो इसकी पूरे की एनर्जी का सम इसके एनर्जी के बराबर होगा, यानी -Q जो होगा ये आपका, यानी +S आपका हो जाएगा, +12D और +I, और यहाँ पे अब क्योंकि माइनस है तो ये -E
और इधर आपका फिर क्या होगा -Q, है ना। तो अब ये देखिए आपका रिएक्शन एक स्टेप में हुआ, ये इतना, ये बराबर होगा, इनके जो टोटल एनर्जी है इनके सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, U की वैल्यू इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया बॉर्न-हाइपर साइकिल। एग्जाम में अक्सर पूछता है कि बॉर्न-हाइपर साइकिल से आप NaCl के लैटिस एनर्जी को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं, जो हम देखते हैं यहाँ पे इसका अगला टॉपिक जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो क्या करता है, एक जो हाइड्रोजन होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन जो होता है, पार्शियल निगेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जो होते हैं, पार्शियल निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसी को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्ड्स या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे HF है, ये HF है ना, तो ये पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इधर पार्शियल पॉजिटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव। अब देखिए इसके पार्शियल निगेटिव और इसके बीच क्या आएगा, ये आएगा डॉटेड लाइन से हम दिखाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह ये पार्शियल निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव, पार्शियल चार्ज इलेक्ट्रो का जो है पार्शियल निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन भी एटम, इसके बीच क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरह जो है क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इसका मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच बाइंड द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एंड पार्शियल निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑफ सेम और एंड अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो हाइड्रोजन को और किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को क्या करता है, बांधता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के, ठीक है। तो एक तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा जो होगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना। तो देखिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब इट अकर्स इन बिटवीन 2 सेम और 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, है ना। तो ये आपका 2 सेम या 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच पाया जाएगा। जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर के ऑक्सीजन पे क्या होता है, पार्शियल निगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। अब अगर इसके बीच ये हाइड्रोजन यानी देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन किससे अट्रैक्टेड है, पार्शियल निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से, तो ये आपका यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो अब ये चूंकि वाटर है, ये भी वाटर, तो ये आपका सेम मॉलिक्यूल के बीच है ना। अब लेकिन 2 अलग अलग मॉलिक्यूल से, सेम 2 अलग अलग मॉलिक्यूल से, तो ये आपका हो गया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई अल्कोहल हो जाए, R हो जाए ये, है ना, R, तो भी ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। क्यों, क्योंकि अंतर इतना हुआ कि ये एक अल्कोहल, एक वाटर मॉलिक्यूल है और एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है ना। तो मतलब 2 सेम मॉलिक्यूल्स के बीच भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, या 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है ना। और दूसरे टाइप का क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ये पाया जाता है एक ही सिंगल मॉलिक्यूल में, है ना। इट अकर्स विद इन ए मॉलिक्यूल, है ना, मतलब कोई एक मॉलिक्यूल है उसी के अंदर पाया जाए। जैसे आपका है नाइट्रोफिनॉल, है ना। तो नाइट्रोफिनॉल में देखिए क्या है, ये आपका कोई दूसरा एक ही मॉलिक्यूल है, अब कोई अलग दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है ना। एक ही मॉलिक्यूल का OH में देखिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज H यानी प्लस है, और यहाँ ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब इसके बीच क्या आ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये आपका कौन सा कहलाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स या बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को बांध रखता है। ये 2 तरह के होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। अब हम अगला टॉपिक समझ लेते हैं। अगला टॉपिक है वान डेर वाल्स फोर्सेस। अब देखिए वान डेर वाल फोर्सेस क्या होता है, यहाँ पे केवल एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। तो जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच में, या मॉलिक्यूल्स आयंस के बीच में, या एटम्स के बीच में, तो इनको हम क्या बोलते हैं, वान डेर वाल फोर्सेस, यानी इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होते हैं
इन्हीं को बोलते हैं हम वान डेर वाल फोर्सेस, है ना। तो ये देखिए क्या है वान डेर वाल फोर्स, क्या है आपका वेरी शॉर्ट लिव्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम्स इज कॉल्ड वान डेर वाल फोर्सेस। यानी जो कहाँ पाया जाते हैं, बहुत शॉर्ट लिव्ड यानी बहुत कम मतलब समय के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए पाया जाता है मॉलिक्यूल में, जो कि कहाँ पाया जाता है, मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है, आयंस में और एटम्स में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं वान डेर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। अब देखिए ये कितने तरह का होता है, ये 5 टाइप्स का होता है। तो टाइप्स इसके हो गए फर्स्ट, है ना। तो फर्स्ट में हम देखते हैं फर्स्ट टाइप क्या है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, ठीक है। डायपोल डायपोल का अट्रैक्शन का मतलब हुआ कोई एक डायपोल दूसरे डायपोल से अट्रैक्टेड हो। डायपोल का मतलब हुआ किसी मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल मूवमेंट हो, यानी उसमें डायपोल मूवमेंट होना चाहिए, है ना। तो आपका देखिए जिसमें डायपोल मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ रहा हो, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्या है, ये किस तरह मॉलिक्यूल में पाया जाएगा, अकर्स इन पोलर मॉलिक्यूल सच एज HCl और HBr। कोई पोलर मॉलिक्यूल है, HCl है, HBr है, HI है, इनमें क्या होगा, क्योंकि HCl एक डायपोल है, HCl क्या है, जैसे आपका H और Cl है, तो H पे क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव और Cl पे पार्शियल निगेटिव, तो एक डायपोल हो गया। तो इस तरह अगर HCl और HCl में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ये डायपोल डायपोल अट्रैक्शन या डायपोल डायपोल फोर्सेज कहलाएगा। तो इसका मतलब एक यहाँ पे क्या है आपके पास डायपोल है और दूसरा भी क्या है आपका डायपोल है। तो इसके यानी पॉजिटिव एक का डायपोल, एक का निगेटिव जो होगा डायपोल का दूसरे डायपोल के पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो ये आपका डायपोल डायपोल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये आपका हो गया डायपोल डायपोल अट्रैक्शन हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आयन डायपोल अट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, कोई आयन है जैसे Na+ है, अब वो क्या कर रहा हो जो है किसी डायपोल को, जैसे HCl है तो Na+ HCl को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, है ना। तो उसे क्या बोलेंगे आयन डायपोल अट्रैक्शन, ठीक है। यानी कोई आपका जैसे यहाँ पे क्या है कैटायन, अब कैटायन होगा तो डायपोल के निगेटिव एंड को अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। तो ये आपका कौन सा हो गया आयन डायपोल अट्रैक्शन। इसी तरह आपका अगर कोई निगेटिव आयन है तो वो डायपोल के पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए होगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा आयन डायपोल अट्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, तीसरा तरह का क्या होगा, डायपोल इंड्यूस डायपोल अट्रैक्शन, ठीक है। यहां पे डायपोल इंड्यूस डायपोल अट्रैक्शन मतलब एक डायपोल हो और दूसरा इंड्यूस डायपोल हो, है ना। जब देखिए क्या होगा, कोई एक आपका यहाँ पे डायपोल है, परमानेंट डायपोल, है ना। अब देखिए इसके पास कोई जैसे आपका HCl है, अब HCl के पास Cl2 मॉलिक्यूल आ जाए, है ना। तो जब HCl के पास Cl2 मॉलिक्यूल आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें देखिए H है, ये Cl आपका माइनस और ये आपका प्लस, तो इसके Cl को ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो इधर पार्शियल निगेटिव इधर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो ये एक डायपोल में Cl2 कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर किसी डायपोल की उपस्थिति में एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलराइज हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे इंड्यूस्ड डायपोल, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया आपका एक डायपोल है परमानेंट डायपोल और एक इंड्यूस्ड डायपोल है। अगर इनके बीच क्या हो, एक अट्रैक्शन हो, यानी डायपोल का पॉजिटिव एंड इंड्यूस्ड डायपोल के निगेटिव एंड को खींच रहा हो, अट्रैक्ट कर रहा हो, तो इसे बोलेंगे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए 4th नंबर हो गया आपका यहाँ पे इंस्टैंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन, है ना। अब ये क्या होगा, ये हमेशा पाया जाता है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए, जैसे Cl2 हो गया, H2 हो गया, तो इन सब में क्या होता है इंस्टैंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जब कुछ समय के लिए क्या होता है कोई मॉलिक्यूल सेल्फ पोलराइज्ड हो जाए, है ना। जैसे ये आपका एक मॉलिक्यूल है सेल्फ पोलराइज्ड मॉलिक्यूल, जिसे हम क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे आपका इंस्टैंटेनियस डायपोल। सेल्फ पोलराइज्ड मॉलिक्यूल को बोलेंगे इंस्टैंटेनियस डायपोल। अब इसके पास में अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल आता है तो उसे भी पोलराइज कर देता है। तो जब ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल इसके पास आया तो इसको पोलर बना दिया, तो ये जो पोलर हुआ इसे क्या बोलेंगे इंड्यूस्ड डायपोल, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा इंड्यूस्ड
डायपोल, है ना। तो इंड्यूस्ड डायपोल हुआ और ये इंस्टेंटेनियस डायपोल। अब इसका पार्शियल पॉजिटिव जो चार्ज होगा इसके पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसका मतलब ये कौन सा अट्रैक्शन हो गया, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। और इसका एक बहुत और भी इंपॉर्टेंट नाम है इसका, इसको बोलते हैं लंदन फोर्सेस, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, लंदन फोर्सेस, है ना। या फिर डिस्पर्सिव फोर्सेस भी बोलते हैं इसको, यानी इसको इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन को हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं लंदन फोर्सेस, है ना। या फिर हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिव फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फोर्थ नंबर। अब फिफ्थ नंबर क्या है, देखिए आयन इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। अब ये कहां पाया था, अकर्स बिटवीन आयन एंड इंड्यूस्ड डायपोल, है ना। देखिए कोई आयन ऐसे Na+ है और Cl2 मॉलिक्यूल है, तो जब Na+ के पास Cl2 आएगा तो Na+ जो होगा वो आप Cl2 को पोलराइज कर देगा, मतलब उसे इंड्यूस्ड डायपोल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहां एक आयन होगा, अब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल आयन के पास आएगा तो इसे पोलराइज करेगा जो इंड्यूस्ड डायपोल होगा। अब इसके बीच क्या होगा, पॉजिटिव और इसके निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव एंड को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस अट्रैक्शन को बोलेंगे हम आयन इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन, ठीक है।